सभी लोग कृपया अपने वीडियो चालू कर लें। नमस्ते रानू जी। नमस्ते नंदिनी जी। मैम पीपीटी शो हो रही है? जी हो रही है। सही प्रदक्षिणार्थी से अनुरोध है तो प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याण कारिणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय। पंच भगवान सम्मान्य। नमस्ते जी दीपिका मैम। जी। जी धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? प्लीज अपने वीडियो ऑन करिए ताकि मैं आपको देख सकूं। सही प्रदक्षिणार्थी अपनी वीडियो को ऑन रखें। धन्यवाद नंदिनी जी। मैं बहुत अच्छी हूँ। प्लीज आप सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई बात नहीं लवी जी, कोई बात नहीं, लेट इट बी, जो भी है। चलिए हम लोग सजल जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम एक बार पहले रिवीजन करेंगे जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था। आप लोगों ने बहुत अच्छे टीएलएम बनाए, आप लोगों ने सबने ग्रुप में रखा, बहुत अच्छा लगा। हमने जो लेसन प्लान किया था, आपको लेसन प्लान के हिसाब से उसको लिखना था। ठीक है, लेसन प्लानिंग मैंने बताया था, पाठ योजना से तात्पर्य उन सभी बातों को क्रमबद्ध तथा विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित समय में पूरा कर लेना चाहते हैं। तो हम कक्षा के अंदर जो एक निश्चित समय में पूरा करना है, उसका जो भी प्लानिंग करके जाते हैं लेसन का, उसको लेसन प्लानिंग कहते हैं। जो पढ़ाना है उसका प्लानिंग करके जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। हमने पाठ के प्रकार देखे थे, 3 प्रकार होते हैं। पहला है ज्ञान पाठ। ज्ञान पाठ में हम लोग बच्चों को सिर्फ नॉलेज देते हैं, जो चीजों की जानकारी दी जाती है मोस्टली कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। ठीक है, इस तरह की जो जानकारी देती है, जब हम सिर्फ जानकारी देते हैं तो ये ज्ञान पाठ होता है। अगले पे चलेंगे सजल जी। दूसरा होता है प्रशंसा पाठ, अप्रिसिएशन लेसन, जिसको करके बच्चों को मजा आता है, वो अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसको अप्रिसिएशन लेसन कहते हैं। जैसे उनको कुछ वीडियो दिखाना, कुछ कहाँ बैठते हैं, तो इस तरह के काम जिसको बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं उसको प्रशंसा पाठ कहते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे।
तीसरा है कौशल पार्ट, स्किल लेसन। जब हम सिखा देते उसके बाद जो सीखा हुआ उसको बच्चा खुद करके बताता है, उसने जो भी सीखा है उस नॉलेज को वो अप्लाई करता है, तब ये हो जाता है कौशल पाठ, अपना कौशल जब वो दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। पाठ की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। हम ये देखते हैं कि पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आएगा। हम उसको बहुत सारे तरीके से करवा सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि बच्चे ये जानेंगे, बच्चे ये समझेंगे, पहचानेंगे, परिभाषित करेंगे, तय करेंगे, नया बनाएंगे, रचना। मतलब हमने जो पाठ सिखा दिया उसके बाद बच्चों में क्या परिवर्तन आने वाला है। यदि हमने गणित सिखाया है तो बच्चे उसको गणना करना सीख जाएंगे। आधा, मतलब जब फ्रैक्शन सिखाते हैं तो आधा क्या होता है, थ्री फोर्थ क्या होता है, बच्चों को समझ में आएगा। और प्रैक्टिकली उसको घड़ी देखना सिखाया है तो वो समय बता सकेंगे, सही समय क्या हुआ है। साइंस में कुछ सिखाया है तो किसी चीज को पहचानना, उसके लक्षण या उसके उपाय, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम सिखाने से पहले तय कर सकते हैं कि हम जब ये पाठ पढ़ा देंगे उसके बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये हमारा हो जाता है उद्देश्य। नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। जो हमने उद्देश्य लिया है उसको पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। सजल जी आप आगे चले गए, थोड़ा पीछे आइए, 2 स्लाइड पीछे। ठीक है, बच्चों को क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे यदि आप उनको पहाड़े सिखाने जा रहे हैं, आप मल्टीप्लाई सिखाने जा रहे हैं, तो बच्चों को नंबर नॉलेज होना चाहिए, बच्चों को प्लस करना, एडिशन आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए। तब आप उनको पहाड़े सिखा पाएंगे। इस तरह से हर एक जो भी पार्ट होता है हमारा, उसके पहले बच्चों के अंदर क्या नॉलेज होना चाहिए हमको पता होना चाहिए कि वो बच्चों के पास नॉलेज है या नहीं। तो इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए और उससे हमें तय करना चाहिए कि बच्चों के पास ये नॉलेज है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद आता है लेसन मटेरियल। लेसन मटेरियल बहुत सारा होता है। सबसे पहले तो किताबें हमारी, उसके बाद वर्कबुक होती है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलिए, टीएलएम होते हैं, प्रोजेक्टर होता है। टीएलएम पार्ट के हिसाब से कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है। हमारा जो पार्ट है, जैसा पार्ट है, प्रिज्म है, लेंस है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। नेक्स्ट पे चलिए। या फिर हमको कोई विजिट करने की डायोरामा या मॉडल की जरूरत पड़ती है, डायोरामा भी मैंने आपको समझाया था क्या होता है। या परिभ्रमण की जरूरत पड़ती है, तो हम उनको एक्चुअल में उस जगह ले जाके वो चीज दिखा सकते हैं। यहां तक हमने डिटेल में उस दिन डिस्कस किया था। अब आज उससे हम आगे चलेंगे। ये सारी अभी तक की जो थी हमारी प्लानिंग थी। मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग जो भी लेसन अपना लेते हैं उसकी प्लानिंग इस तरह से करिएगा और उसको ग्रुप में लिखिएगा। शुरू में 1-2 दिन आपने लिखा, उसके बाद सिर्फ आपके टीएलएम आ रहे हैं। तो जब तक आपको बच्चों का पूर्व ज्ञान नहीं पता होता है, उनका मतलब उद्देश्य नहीं क्लियर होता है, तब तक आप एग्जैक्टली प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज अब जब नेक्स्ट टाइम कुछ भी डालेंगे तो एक बार ये जरूर डालिएगा कि इसका पूर्व ज्ञान क्या है और आप उसको आगे कैसे ले जाएंगे। उससे आप जो भी नया बता रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए और उसको कैसे सीखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद आता है लेसन प्रोसीजर। अभी ये शिक्षण विधि एक हमने अभी तक पिछली बार जो की वो सारी तैयारी की थी कि पाठ के पहले जो भी तैयारी होनी थी उसके बारे में बात की थी। ठीक है, अब लेसन प्रोसीजर कि जब शिक्षण विधि क्लास में पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा परिचय, इंट्रोडक्शन। कभी भी किसी भी लेसन को समझाने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका जो होता है बच्चों को पढ़ाने का, वो ये होता है कि हमारा जो लेसन का इंट्रोडक्शन है वो कैसे सबसे बेहतर हो सकता है। मैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का आपको एग्जाम्पल डेमो देना चाह रही हूँ। आप लोग प्लीज अपने वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करिए ताकि आप मुझे जवाब दे सके, तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी बताने के लिए। प्लीज सब लोग, आपको मुझे मेरे साथ साथ जवाब देना है। मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा लेसन का इंट्रोडक्शन, मैं एक प्रैक्टिकली आपको इंट्रोडक्शन दे के बताना चाहती हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये क्या है। प्लीज जवाब दीजिए, ये क्या है। मैम पेन। पेंसिल।
पेंसिल। पेंसिल है, ठीक है, ओके। ये जी। इरेजर। हाँ जी, इरेजर हिंदी में हम इसको रबर भी बोलते हैं, रबर। ठीक है। हाँ। हाँ जी। ये पेज है। कागज, कागज। बिल्कुल बढ़िया। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मैम ये समझ नहीं आ रहा। जी, इलायची और लौंग है, ठीक है। क्या आप ये पहचान पाएंगे? मैम नहीं आपकी पहचान? वीडियो नहीं आ रही। तो हाँ जी, नहीं होता है मैम। वीडियो शो नहीं हो रही है आपकी मैम। आप राइट साइड उसको स्वाइप करके देखिए। सजल जी, मुझे स्पॉटलाइट पे करिए। अभी दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ जी। ये यदि नहीं पहचान सकते तो मैं बताती हूँ, ये गोंद है, खड़ा गोंद, जी जी मैम। ठीक है। गोंद। हाँ। है ना? माचिस। मैजिक स्टिक। बिल्कुल बढ़िया। शहद। हनी। बढ़िया। विक्स। विक्स। अभी मुझे बताइए, इन सब में क्या समान है? इन सब चीजों में जितनी मैंने बताई आपको, पेंसिल, रबर, कागज, विक्स, शहद, गोंद, मसाले, इनमें क्या समानता है? पेंसिल से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी चीजों से लिखते नहीं है। समानता ढूंढिए, इन सब चीजों में समानता क्या हो सकती है? मैम पेंसिल लकड़ी की है और मैचिक स्टिक भी लकड़ी की ही बनती। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। शहद भी खाने के काम आती है और गोंद भी, मतलब जो भी बनाते हैं बनती खाने में वो उसमें यूज करते हैं। ठीक है, है। सारी चीजों में समानता एक है। ये आपने जो दो बताए बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा और सोचिए इसके आगे, आप काफी करीब हैं। प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करिए, ताकि मुझे भी समझ में आए आपके चेहरे के भाव देख के। थैंक यू इति जी। थोड़ा सा सोचिए, कुछ समानता, कुछ समझ में आ रहा है? कोशिश तो करिए। ये सब कहाँ से आता है? ये सब मैम पेड़ से कनेक्टेड है, ये सब चीजें पेड़ से प्राप्त हो रही हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें हमको पेड़ों से मिलती है, जंगल से मिलती है। तो मेरा टॉपिक है जंगल से या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगल से मिलने वाली चीजें, ठीक है। जब आप इस तरह से कोई इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों को, तो ये बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अभी जैसे मैंने पिछली बार जब क्लास लिया था, मैंने इंट्रोडक्शन, जब मेरा बीएड का जो मैं डेमो दिया था, उसमें भी मैंने ये किया था। मैं उसमें क्या किया था, घर से बहुत सारे पैकेट्स और पाउचेस लेके गई थी। जैसे मैं मिल्क पाउच लेके गई थी, मैं घी का डब्बा लेकर गई थी, उसके बाद मैं चीज का डब्बा लेके गई थी, मैं मिल्क चॉकलेट का डब्बा लेके गई थी, मैं मिल्क पाउडर का डब्बा लेके गई थी। क्योंकि मेरा जो टॉपिक था वो था एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो डेयरी उद्योग से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है, उन सबके पैकेट पाउचेस मैं लेकर गई थी। उसको मैंने एक शीट पर सबको चिपकाया था और फिर इंट्रोडक्शन उससे दिया था। ये क्लास में हम ये सारी चीजें बता के बच्चे से पूछ सकते हैं कि इन सब में समानता क्या है। तो ये सारी चीजें डेयरी प्रोडक्ट है, जो दूध से जुड़ी है, जो पशुपालन से जुड़ा है। तो मेरा टॉपिक है वो पशुपालन है। तो इस तरह से आप अपना जो भी टॉपिक है क्लास में, जब ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं, उसका मतलब इंट्रोडक्शन होता है, तो बच्चों के लिए वो मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, वो बहुत लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक फंडा कि जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इससे दो फायदे होते हैं, एक तो याद रहता है लंबे समय तक, दूसरा बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है।
क्योंकि जब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सोच लेते हैं, तो बच्चे उस सब्जेक्ट के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो वो पूरा लेसन जो है बच्चे उसको सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, और उनका मतलब इंटरेस्ट बना रहेगा पूरे लेसन में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इंट्रोडक्शन जब भी आप दें लेसन, नाम लिखा जाए कि हम कौन सा पार्ट पढ़ाने वाले हैं, तो एक क्लास का माहौल बदल जाता है। अभी इंट्रोडक्शन के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक ये मैंने तरीका बताया कि कुछ चीजें दिखाकर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत सारे, उससे कुछ रिलेटेड अलग अलग, या आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके कोई चीज करके बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी जैसे आप यदि पानी जो होता है अपने जब वो रूप बदलता है, ठीक है, तो पदार्थ के अलग अलग रूपों के बारे में बता रहे हैं, तो आप ऐसा क्लास के अंदर कुछ कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बोतल में पानी है, उसको थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, जब उसमें ऊपर सारी बूंदे इकट्ठी हो जाती, फिर उसको वैसे के वैसे बिना हिलाए ले जाके बच्चों को बताइए कि ये जो ऊपर बूंदे आई वो कैसे आई। तो उसको धूप में रखा था, पानी का इवेपोरेशन हुआ, लेकिन भाप बाहर नहीं निकल सकी, तो ऊपर बॉटल में जम जाता है वो जब ठंडा हो जाता है। तो आप इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देख के, कुछ भी करके आप बच्चों को नया इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप कोई रिलेटेड वीडियो दिखा सकते हैं, जैसे कि आप यदि फैक्ट्रीज के बारे में या ऐसा कुछ दिखा रहे हैं, या सपोज प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप उनको पहले उसके बारे में वीडियो बता सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं, उसके बाद उस लेसन को पढ़ा सकते हैं। या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर सकते हैं, जैसे मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने किया था टीएलएम के वक्त। तो आप कोई भी ऐसा कोई एक क्वेश्चन थ्रो करिए कि जिसमें बच्चे कुछ सोचे, कुछ नया ढूंढ के लाए, निकाले। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन को, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है बोर्ड वर्क। आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब हम जो सिर्फ बोलते हैं वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहती है, लेकिन उसको जब कुछ करके दिखा जाता है, जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ, तो मैं लिखा हुआ पीडीएफ भी आपको शेयर करती हूँ, सामने लिखा हुआ दिखाती भी हूँ। ठीक है, वो इसीलिए होता है कि ताकि जो भी, क्योंकि जब हमारे नंबर ऑफ सेंसेस, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है, एक से ज्यादा जब उसमें इन्वॉल्व होगी, तो वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए पीडीएफ भी बताते हैं, आपको पिक्चर्स भी दिखाते हैं, आपको लिखा हुआ भी पढ़वाते हैं, आपको बोलते हुए, तो ये आपके मेमोरी में लंबे समय तक रहता है। जब आप इससे रिलेटेड क्लास में जब कुछ करते हैं, तो आपको ये जरूर याद आता होगा कि हाँ मैम ने ये बताया था। या जब मैं बोलती हूँ, तो आप अपने क्लास में जो हुआ उसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ हमारे क्लास में भी ऐसा होता है, कर सकते हैं ना। तो इस तरह से बच्चे जो है, जब भी उनको कोई चीज पता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ के हमारा जो टॉपिक है हम उस पर लेकर आएंगे, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो इस तरह से आप उसको मतलब बच्चों को टॉपिक की तरफ इंटरेस्टेड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बोर्ड वर्क, सबसे पहले बोर्ड वर्क जब भी आप करते हैं, तो बोर्ड आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके पहले यदि कोई टीचर आए हैं, तो जाके क्लास में सबसे पहला काम उस बोर्ड को क्लीन कर दीजिए। क्या होता है, जो चीज सामने लिखी हुई होती है, तो बच्चों के दिमाग में वही चलेगी। जैसे आप सपोज इंग्लिश पढ़ाने गए, और आपके पहले किसी कोई टीचर मैथ्स पढ़ा के गए, और मैथ्स का सम किया हुआ है, और वहां कहीं बच्चे ने गलती किया, उसको समझ में आए, तो बच्चों की नजर उस पर रहेगी, बच्चों का ध्यान वहीं रहेगा। तो आपके टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आधा ध्यान उनका उस लिखे हुए पे रहेगा, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो पहले बोर्ड को साफ करना, उसके बाद आपका टॉपिक अच्छे से लिखना, इस तरह से लिखना कि हर एक को याद रहे। क्योंकि जो लिखा हुआ पढ़ना होता है ना, वो हमेशा दिमाग में रहता है। आप देखना, जैसे आप लोग कहीं सड़क पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे हम नहीं बोलते कि हमको याद है। लेकिन जैसे कभी आपको वही रास्ता किसी और को बताना है, तो आप उसको बता सकते हैं कि वहां ये बोर्ड है, क्योंकि वो चीज आपको सबसे पहले दिमाग में आएगी। कोई दुकान का नाम है, तो वो आपके दिमाग में पहले आएगा। तो जो चीज लिखी हुई होती है वो हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। तो बोर्ड पे कोशिश करिए कि जब आप पढ़ाते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा बोर्ड का उपयोग करें, जितनी चीजें हो सकती लिखिए। क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बहुत सारी चीजों के स्पेलिंग जो होते हैं, वो बच्चे, मतलब आप बोलेंगे तो शायद नहीं याद रख पाए, लेकिन जब आप वो बोले और वो स्पेलिंग आपने बोर्ड पे लिखा है, तो ये अनकॉन्शियसली बच्चे उन वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ याद रख लेते हैं। तो आपकी बहुत सारी परेशानियां कम हो जाती है कि बच्चों को स्पेलिंग याद करवाना है, बताना है गलतियां, तो वो चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बोर्ड के ऊपर डेट मेंशन करना, क्लास लिखना,
और एक कोई सुवाक्य बोर्ड के ऊपर जरूर होना चाहिए। मेरे यहाँ नियम है, हर रोज मतलब जो बड़े क्लास उसमें टीचर बच्चों को ड्यूटी देते हैं कि आपको एक सुवाक्य लिखना है, या एज ए टीचर छोटी क्लास है तो आप खुद लिख सकते हैं। सुवाक्य लिखने का एक रीजन ये होता है कि कुछ चीजें रहती है, जैसे मैंने कहा कि जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो हमेशा दिमाग में रहता है। तो सुवाक्य शायद हमको आज ना याद हो रहे, मतलब बच्चे देखे या बुझे, पर जब उससे रिलेटेड कोई चीज या कोई बात आती है तो वो हमेशा याद आता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब स्कूल में थी, हमारे स्कूल में हर क्लास में परमानेंटली सुवाक्य लिखे हुए थे, हर क्लास में, हर दीवार के ऊपर, हर जगह कहीं पे। तो मुझे बहुत सारे सुवाक्य, क्योंकि हर रोज नजर वहां पे जाती थी, पढ़ते थे, तो बहुत सारे सुवाक्य मुझे मुंह जबानी याद है, मतलब और जब भी कभी कुछ ऐसे रिलेटेड बात होती है तो मुझे वो तुरंत याद आ जाता है। तो बोर्ड में सुवाक्य एक जरूर लिखिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। अभी आज की बात बताऊं मैं। आज एक लड़की आई, वो बुक में कुछ मिसप्रिंट था, तो मैं उस सेक्शन में नहीं पढ़ाती हूँ, दूसरे सेक्शन में पढ़ाती हूँ। तो वो मुझसे कंफर्म करने आई कि मैम ने पूछा है कि आप ये मतलब मिसप्रिंट है तो सही है, ये चेंज किया वो ऐसा। तो मैंने उसको आंसर दे दिया। देन शी इज आस्किंग कि मैम आउट ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा पूछिए। तो बोले एक सुवाक्य मैंने पढ़ा है, उसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया, आप समझाएंगे। उस मतलब कितना इम्पैक्ट होता है, आप सोचिए। बच्चे ने, यदि टीचर ने लिखा है सुवाक्य और बच्चे ने पढ़ा हुआ है, नहीं समझ में आया, वो लड़की मतलब क्वेश्चन है तो उसको पता है कि मेरे पास से उसको आंसर मिलेगा, तो वो मुझसे आके किसी और काम के लिए आई, लेकिन उसको मौका मिल गया तो उसने तुरंत पूछ लिया। तो सुवाक्य जो होते हैं वो इतने ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और उस वाक्य को कब वो कैसे यूज करेगी नहीं पता, लेकिन एक ये जरूर है कि वो उसको, यदि वो सुवाक्य है तो वो पॉजिटिव ही होगा और उसको फ्यूचर में वो जरूर हेल्प करेगा। तो प्लीज आप लोग हमेशा ये कोशिश करिए कि आप सुवाक्य जरूर लिखें। ठीक है। उसके बाद होता है समझाना। समझाना, हमको ये देखना है कि जो है हमने लिखा है सिर्फ उसको पढ़ लेना, पाठ में जो लिखा है वो पढ़ लेना इनफ नहीं है। कोशिश ये करना चाहिए कि जब हम समझाते हैं उसके बाद 4 बार बच्चों को पूछिए कि समझ में आया कि नहीं। एक सबसे होशियार बच्चा, उसके फेस एक्सप्रेशन देख के आप समझ जाएंगे कि आ गया है। एक जो बच्चा है जो बहुत मुश्किल होती है जिसको, उसके फेस से आपको समझ में आ जाता है कि उसको नहीं समझ में आया है, तो आप उसको खड़ा होके क्वेश्चन पूछिए। उसमें ये आप कर सकते हैं क्लास के अंदर कि जिसको समझ में आया उसको क्वेश्चन पूछिए, ताकि जब वो आंसर दे रहा है, क्योंकि हम एक शिक्षक की तरह पढ़ाते हैं, और जो बच्चा जवाब देगा तो बच्चे की तरह उसने क्या समझा वो जवाब देगा। तो जब आप बच्चों से पूछते हैं और उसके आंसर दूसरे बच्चे सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हमने समझाई वो नहीं क्लियर हुई है, तो वो बच्चे के बोलने से हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ी सी अलग अलग टेक्निक यूज करिए क्लास के अंदर। किसी से क्वेश्चन पूछना, कुछ उससे रिलेटेड कोई बात पूछना या कोई एग्जाम्पल देने को बोलना। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि बच्चों को कितना समझ आया है, आपका कंसेप्ट जो था वो बच्चों को क्लियर हुआ है कि नहीं है। ठीक है। कोशिश ये करिए कि जितना डिटेल और जितना उससे रिलेटेड उदाहरण आप जितना दे के समझा सकते हैं क्लास में, उतना समझाइए। अभी लेसन प्लानिंग में ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले से प्लान करना पड़ता है कि आप ये पर्टिकुलर चीज सिखाने वाले हैं तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा तरीका सही रहेगा। इसमें क्या होता है, हर एक क्लास का जो तरीका होता है ना, अलग होता है। आप एक ही चीज को हर एक क्लास में एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं खुद पढ़ाने जाती हूँ, मैं 2 सेक्शन में अलग अलग पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्स अलग होते हैं, उनका तरीका अलग होता है। तो आपको कैसे समझाना है, कौन सा तरीका सही रहेगा, सिर्फ एग्जाम्पल देके सही रहेगा, या आप क्वेश्चन पूछ के कुछ आंसर उनसे पूछेंगे और बताएंगे तो सही रहेगा। तो हर जगह अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको अपना तरीका ढूंढना होगा कि आप किस तरीके से समझाएंगे बच्चों को ताकि उनको याद रहे। ठीक है। समझाते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे कोई एक चीज कंसेप्ट देते हैं, उस चीज के बारे में कुछ बच्चों को पहले से ही कुछ नॉलेज होता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या कुछ अलग तरीके से उन्होंने उसको सीखा होता है, तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उठते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को जब आप समझाएंगे और बच्चों को यदि समझ में आता है, तभी उनके दिमाग में प्रश्न आएंगे। तो उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, उसको सुलझाना, वो सबसे पहला काम है।
आप बच्चों से क्वेश्चन पूछिए या बच्चों को इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो अपने क्वेश्चन पूछ सके। तो जहां उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, एक बार कंसेप्ट देने के बाद उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना वो टीचर का काम है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये कंसेप्ट दिया, इसके बाद बच्चों के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप जब थोड़ा लंबे टाइम तक किसी क्लास के साथ होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो बच्चे कहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। आई होप आप सब मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि हम इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं क्लास से कि कौन क्या किस तरह से कब पूछ सकता है। तो जी नंदिनी जी, तो हमको पता होना चाहिए कि बच्चे क्या पूछेंगे, तो उसके लिए उनके प्रॉब्लम्स हमको पहले से सोच के जीती जी उनके आंसर रेडी रखना चाहिए। उनके प्रॉब्लम जो भी है, यदि सडनली कई बार ऐसा होता है कि कुछ नए प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उसका भी निराकरण जितना पॉसिबल हो उसको कर दीजिए। क्योंकि जब बच्चा सीख रहा होता है क्लास में, जब समझता है और उस वक्त जो उसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, यदि उसका आंसर इमीडिएट मिलता है तो कंसेप्ट बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों को टाल दिया जाता है कि आज नहीं कल बताएंगे या ये तो वो मत करिए, कोशिश करिए। और यदि ऐसा है कि आप उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे का कुछ ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन उसने कर लिया कि आपको शायद कोई बुक रेफर करके कंफर्म करना पड़े कि हाँ ये ऐसे ही था या ये सही है ये गलत है, तो आप उनको दे सकते हैं कि मैं कल आपको कंफर्म करके बताऊंगी। और नेक्स्ट डे जाके सबसे पहला काम करिए कि वो प्रॉब्लम जो भी उसका सॉल्यूशन है उसको जरूर बताइए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत इफेक्टिव तरीका है क्लास के अंदर टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। जब आपने सिखा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन कुछ चीजें ऐसी जानी चाहिए कि बच्चे उसको क्रिटिकली थिंक करें। अभी जैसे आज मैं एसएस पढ़ा रही थी, तो उसमें था रिसोर्सेज के ऊपर था। तो मैंने उसमें आया मतलब बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेस, और उसमें मतलब लॉन्ग लास्टिंग एंड वो। तो लॉन्ग लास्टिंग मैंने कहा कि ऐसी कौन सी चीजें जो कभी खत्म नहीं होगी उसको बताइए। मैं बताऊं उससे बेटर है कि मैंने कहा आप सोचिए आपके आसपास रिसोर्सेस क्या है, बहुत सारे नाम हमने ले लिए, समझा दे। अभी आप सोचिए कि कौन सी चीजें जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। देन बच्चों के पास से घूम के जवाब आए, तो जो आंसर मुझे देना था वही बच्चों के पास से आया। तो थोड़ा सा उनका क्रिटिकल थिंकिंग, फिर उसके बाद कुछ एक ने कुछ उल्टे सीधे जवाब दिए, मतलब जो गलत थे, तो वहां पे आप उनको बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके यदि गलत आंसर है तो क्यों गलत है उसका रीजन बताइए। मतलब थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना पड़ता है क्लास के अंदर कि क्या सही है। क्रिटिसाइज मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि बुराई करना, क्रिटिसाइज करना मतलब बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब बच्चों से आप आंसर लेंगे तब आप उनको बता पाएंगे और उनको सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि ये ऐसा होता है तो कैसा होगा, ये ऐसा है तो कैसा होगा। अभी जैसे उसके अंदर आया कि हम जब रिसोर्सेज पढ़ाते हैं, मैंने कहा आप लोगों ने जो देखा है, जैसे मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि मैंने एक जगह कहीं जा रही थी, तो वहां पे बोर्ड लाइन से एक के बाद एक बोर्ड आ रहे थे रास्ते में। तो उसमें हर एक बोर्ड ऐसा अलग अलग था कि जल बचाव के लिए था कि मेरे दादाजी ने तालाब देखा, नदी देखी, मेरे पिताजी ने टंकियां देखी, मैंने पानी को बोतल में देखा, मेरे बच्चे शायद उसको लेबोरेटरी में देखेंगे। तो कैसे पानी कम होता जा रहा है, तो मैंने बच्चों को बताया, मतलब एग्जाम्पल दिया। तो मैंने कहा कि इस तरह से आप सोचिए कि जब चीजें खत्म होगी तो क्या होगा। मैंने कहा आप यदि पानी आज नहीं बचाएंगे तो कल आपकी आने वाली जो जनरेशन होगी वो पानी कहाँ देखेगी। तो बोलते हैं वो फिर लेबोरेटरी में या पिक्चर्स में या वीडियोस में ही देख पाएगी कि इतना सारा पानी हुआ करता था। तो ये बच्चों के पास से कुछ चीजें निकालनी पड़ती है, तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग वो उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो आपको उनको मतलब देना है बच्चों को और उनसे आंसर लेना है। हर चीज हमको नहीं बतानी होती क्लास में। हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज बच्चे जानते हैं, कौन सी चीज नहीं जानते हैं, तो जो वो जानते हैं वो उन्हीं से निकलवाइए। ठीक है, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट होता है वास्तविक जीवन परिदृश्य। एक्चुअल लाइफ में वो लोग उसको कितना रिलेट कर पाते हैं। जैसे अभी इसमें सेम मैं टॉपिक आपका एग्जांपल दे रही हूँ कि उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस आया। तो ह्यूमन रिसोर्सेस में मैंने उनको लाइव एग्जांपल दिए कि हमारे यहाँ पे जो मतलब पढ़ते हैं करके और फॉरेन जाते हैं और फिर वहां पे जाके जॉब करते हैं। मैंने कहा वो ह्यूमन रिसोर्सेस है। मैंने कहा आप देख लीजिए, गूगल देख लीजिए या कोई भी बड़ी कंपनी देख लीजिए,
तो वहां पे सब जगह पे जो हाईएस्ट पोस्ट है उस पे इंडियन काम कर रहे हैं। मैंने कहा यदि वही ह्यूमन रिसोर्सेस इंडिया में होते तो ये अमेजोन और गूगल शायद इंडिया से चल रहा होता। तो ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होता है और वो क्या कर सकता है, इसका एग्जाम्पल तो रियल लाइफ से आप जितना उनको रिलेट कर सकते हैं उतना बच्चों को करिए। तो वो ह्यूमन रिसोर्स एग्जैक्टली क्या होता है, जब एक के एग्जाम्पल मैंने दिया तब वो समझ गए कि एक इंसान, उसका इंटेलिजेंस, उसकी पावर, उसका एजुकेशन, ये सारा मिलके ह्यूमन रिसोर्स बनता है। तो बच्चों को मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने ह्यूमन रिसोर्स हम 25 से 55 साल के जो लोग जो वर्क करते हैं और जो कुछ आउटपुट देते हैं, ठीक है, हम उसको लेते हैं। तो जो बाकी की जनरेशन है, बाकी के जो लोग हैं, जनता है, वो सारे उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस हम कैसे पावरफुल कर सकते हैं कि जो 0 से 25 साल वाले हैं उनको बेस्ट एजुकेशन अभी जो पावर में है जो दे रहा है वो नेक्स्ट आने वाले उसको हिसाब से उसको एजुकेट करे। तो हम ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे बढ़ाएंगे, तो आज की जो जनरेशन है उसको अच्छा पढ़ा के उसको फ्यूचर के लिए तैयार करके, तो वो काम इसका है। तो ये ह्यूमन जनरेशन का, तो वहां पे बच्चे तुरंत समझते हैं। मैंने कहा आपको आपके पेरेंट्स यहाँ स्कूल भेजते हैं, आप उन पर डिपेंडेंट है। जब उनको रियल उनकी लाइफ से जब उसको जोड़ के बताया तो बच्चे उसको बहुत इजीली समझ गए। तो कोशिश ये करिए कि जितनी भी चीजें होती है, जैसे मैंने अभी बताया, आपको एक एग्जांपल दिया कि पानी के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो जब आप बताते हैं आप उनको एग्जांपल दीजिए कि आपने ऐसा कहाँ देखा है, आपने मम्मी को कभी देखा सब्जी बनाते हुए, मम्मी जब सब्जी बनती है उसका ढक्कन उठाती है तो क्या होता है, पानी गिरता है ढक्कन से। तो आप जितना रियल लाइफ से उसको अटैच कर पाएंगे उतना ही आपका लेसन इफेक्टिव रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज होगी हमारे लेसन में या कहीं जो हम उसको रियल लाइफ से जोड़ ना पाए। शायद ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे सिलेबस में, क्योंकि हम जो भी सिखाते हैं वो सब कुछ वही होता है जो हम उनकी लाइफ में काम आना है उसको। ठीक है, तो हम इस तरह से उनको रियल लाइफ से जोड़ के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नहीं, दो आगे आ गए आपसे। अभी नेक्स्ट आता है शिक्षक के कार्य। अभी हमने इतनी सारी चीजें कर ली, उसके बाद हमको ये करना है, सॉरी नेक्स्ट चलिए, ये इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन, उसके बाद आएंगे बच्चों के कार्य। ठीक है, अभी हमने तो ये किया, बच्चे क्या क्या करेंगे उसको हमको पहले से डिसाइड करना है। हम क्या करेंगे हमने डिसाइड कर लिया, हम एक्सप्लेन करने वाले, हम बोर्ड पे लिखने वाले, हम क्वेश्चन थ्रो करने वाले, हमने सारे डिसाइड कर लिया। उसके बाद बच्चे क्या करने वाले हैं, तो बच्चे एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करेंगे मतलब जितनी भी चीजें हम बच्चों को बता रहे हैं वो सब कुछ उनके लिए नया है, उसमें से वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो नई चीज कुछ भी जानेंगे, नया ढूंढेंगे। अभी उनके लिए नया क्या है, अभी जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये माचिस या कागज, इसको हमने बोला कि ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जंगल से आता है। तो नेक्स्ट बच्चों का क्वेश्चन आएगा, आपको पता था इसलिए आपने बताया कि ये पेड़ से जुड़ा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि ये इसको तो पेड़ से जोड़ सकते हैं लेकिन वो कागज को पेड़ से नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता कि कागज कैसे बनता है। तो जब आप उसको इंट्रोडक्शन देंगे, जब आप उनको बताएंगे कि ये कागज भी पेड़ से बनता है, तो वो एक नई चीज सीखेंगे, वो नया कुछ जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज जब भी हम पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद लर्न, सीखना। जितने भी प्रोसीजर हम करते हैं, ना सिर्फ हम जो बोलते हैं दिखाते हैं, हमारा जो जेस्चर होता है, हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं, उससे बच्चे बहुत सारा सीखते हैं, बहुत सारा लर्न करते हैं। हम आधे से ज्यादा हम चीजें वो सिखाते हैं जो हम करते हैं, ना कि जो हम बोलते हैं। उदाहरण देंगे, जिस तरह का आप बताएंगे उससे रिलेट करके बच्चे अपने आप, उसको बहुत सारी चीजें होती है जिसको वो अपने अंदर में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस। जो चीज हमने सिखा दी, प्रैक्टिस
मेनली मतलब सारे सब्जेक्ट के अंदर आता है जब हम करवा देते हैं, बता देते हैं, उसके बाद बच्चे उसको खुद करते हैं। मैथ्स है, आपने एक सम बता दिया, दो सम बता दिए, उसके बाद आगे उनको खुद करना होता है। आपने कुछ इंग्लिश में लिखवाया, कुछ स्पेलिंग लर्न करवाया, कुछ बताया, उसके बाद बच्चे उसको खुद अपने आप से उसको लिखना सीखते हैं, खुद बोलना। हम जैसे कॉम्पो सिखा रहे हैं, हम ऐसे लिखवा रहे हैं, निबंध लिखवा रहे हैं। तो निबंध लिखवाने के लिए हम पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कोशिश ये करिए कि उसको बच्चे खुद लिखे अपने हिसाब से, कैसा उनको आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप थर्ड फोर्थ से के बच्चों को लेके कभी भी कॉम्पो आप तैयार करके मत जाइए। जब निबंध लिखाना है, यदि आप लैंग्वेज के टीचर हैं, तो आप मत तैयार करिए, कॉम्पो क्लास के अंदर तैयार होने दीजिए। कैसे तैयार होगा? जैसे सपोज होली आ रही है, आप होली के ऊपर कोई निबंध लिखवा रहे हैं, तो आप होली के लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछिए कि होली पे आप क्या करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, होली के दिन आप लोग क्या करते हैं? प्लीज आंसर दीजिए। आपके यहाँ क्या रिवाज होते हैं, आप उसको किस तरह से मनाते हैं? हर एक के वहां पे तरीका अलग होता है। प्लीज आप बताइए, आप लोग जैसे होली जिस दिन जलाई जाती है, तब आपके घर क्या रिवाज होते हैं? प्लीज माइक ऑन करिए या चैट बॉक्स में लिखिए। प्लीज कोई भी आंसर दीजिए। होलिका की पूजा की जाती है, जी नन्नी जी, कैसे करते हैं? उसका कोई पूजा होती है होलिका के दिन, फिर नेक्स्ट डे कलर्स लगा के, मिठाई खिला के, जी बिल्कुल सही है। सेलिब्रेट कैसे करते हैं? मैम होली को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले तो होलिका दहन की जाती है। उसके जी। बाद उसके पहले कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, उसके बाद ही कलर का यूज करते हैं। और जहां तक इस एरिया में देखा जाए, बुंदेलखंड एरिया में, तो हम्म। होली ना तीन तीन उसमें चलती है। इनका रिचुअल ये रहता है कि फर्स्ट हम्म। दिन की मतलब फर्स्ट तीन मतलब रंग पंचमी तक का रहता है कि रंग पंचमी भी तो होली खेलेगी, लेकिन 3 दिन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, उसमें जी। होली खेली जाती है। और उसके पहले होलिका दहन होती है। होलिका दहन के बाद ही होलिका मतलब जैसे कि हर रिचुअल जी। में होता है कि होलिका जी। दहन के बाद ही होली मनाई जाती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि पहले होलिका दहन होगी, उसके बाद जी। जाके होली मनाई जाएगी। और लास्ट होली रंग पंचमी के दिन होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब कहीं कहीं एरिया में बहुत हाँ अच्छे से जी। बना, जैसे कि वृंदावन का होली कॉन्सेप्ट है कि वृंदावन में सबसे अच्छे से होली खेली जाएगी, क्योंकि वो राधा जी। कृष्ण के लिए मतलब हाँ एक जी। मान्यता दी जाती है, तो होली का कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हमारे यहाँ पे गुजरात में हम होली कैसे करते हैं। जिस दिन होली जलाई जाती है, उस दिन हम लोग सुबह से भूखे रहते हैं। मतलब हम लोग उस दिन खाना पका के नहीं खाते हैं। उस दिन हम लोग धानी और खजूर खाते हैं। ठीक है। अभी एक साइंटिफिक रीजन इसके पीछे ऐसा होता है कि होली जब आती है, सर्दियों के बाद आती है, और सर्दियों में जनरली सबको कफ वगैरह की समस्या होती है। तो धानी और खजूर दो गर्म चीजें हैं खाने में, तो ये क्या करती है, कफ को एब्जॉर्ब कर लेती है। और हमारे यहाँ मतलब एक नियम है कि शाम को जब होलिका दहन होगा, होलिका की पूजा होगी, उसके बाद ही पका हुआ भोजन खाया जाएगा। तो हम जो रोटी सब्जी दाल चावल होता है, और उस दिन एक मिठाई बनती है, कोई भी, सबके घर अलग अलग नियम होते हैं कि होली के दिन एग्जैक्टली कौन सी मिठाई बनेगी। जैसे यूपी में शायद गुजिया बनता है होली पे। यस मैम। यूपी झारखंड सब जगह गुजिया बनता है, एमपी में भी बहुत जगह गुजिया। हमारे यहाँ पे दो चीजें बनती है, एक बनता है गेहूं के आटे का लड्डू, और दूसरा बनता है गेहूं की चिला। इन दोनों में से कोई एक चीज बनती है। तो इस तरह से हर एक का तरीका अलग अलग। तो आप जब कोई ऐसे कोई ऐसी चीज सिखा रहे हैं, तो आप बच्चों से पूछिए कि आपके घर में क्या होता है। जैसे मुझे मुझे निबंध लिखना है, तो मैं कहूंगी कि हम होली भूखा रहते हैं, हम उसको होली खाना खाते हैं, और अगले दिन रंगों से खेला जाता है। मैम एक तो होली का एक और कॉन्सेप्ट रहता है कि होली के दिन ही नई फसल उगाई जाती है, तो शायद उसकी भी पूजा की जाती है। हाँ जी। ये मध्य प्रदेश में होता है, ये मनाया मतलब इस तरह से करते हैं। हाँ जो मैम। गेहूं की बालियां मिलती है बाजार में,
उन बालियों को ला के और होलिका की अग्नि में सेका जाता है और उसको प्रसाद की तरह क्योंकि खाया उस जाता नई है। खेती उसी टाइम ये पे हाँ होती है, तो इसी चक्कर में जी शायद गेहूं की भी पूजा की जाती है। जी, फसल आती है, बिल्कुल सही है, गेहूं की फसल होती है। तो हमारे जो त्योहार है इस तरह से सारे रिलेटेड है, और उसको जो करने के कारण है उसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है। तो जब आप क्लास में इस तरह से कोई निबंध करवा रहे हैं, तो आप बच्चों से क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा तो कितनी सारी बातें निकल के आई, बहुत सारी चीजें शायद आपको नहीं पता थी, मैंने बताया, और मुझे नहीं पता थी वो आपने बताया। रंग पंचमी यहाँ गुजरात में कोई नहीं जानता है रंग पंचमी क्या होती है, लेकिन जहां जहां निकलती है, इंदौर, मैं इंदौर को बिलोंग करती हूँ, तो इंदौर में रंग पंचमी के दिन गेर निकलती है। मतलब बहुत बड़ा सा एक ट्रक वगैरह जैसा होता है, मतलब उसके अंदर बकायदा मतलब मोटर लगा के और पाइप से पूरा रंग उड़ाया जाता है। तो हर जगह का तरीका अलग होता है, हर मतलब, तो आप बच्चों से पूछिए, जितने क्वेश्चन उनसे निकल के आते हैं, तो उनसे पूछिए और जो वो बताते हैं उसको निबंध बनाए। मैं यदि फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी माय स्कूल भी लिखवाती हूँ, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आपकी स्कूल में आप क्या देखते हो, आप बताओ, और आप जो बोलोगे मैं वही सेंटेंस बनाऊंगी। इससे दो तीन चीजें होती है, बच्चे खुद कैसे लिखना वो सीख जाते हैं। निबंध एक ऐसी चीज है जो मतलब एक जरिया है। बाकी तो हम जैसे क्वेश्चन आंसर है और सब कुछ है, तो क्या होता है कि किताब में लिखा है, उसमें जो लिखा है एग्जैक्टली उसी तरह से जवाब लिखा जाएगा। खाली स्थान है तो वो वही एक शब्द आएगा, तो बच्चों के पास अपने आप करने के लिए कोई स्कोप नहीं होता है। तो अपने आप कुछ लिखना करना वो कब कर सकते हैं, जब आप उनको निबंध देते हैं, जब आप उनको विचार विस्तार देते हैं, या जब आपकी कविता या दोहा समझा के विस्तार में लिखने के लिए समझा के देते हैं, तो बच्चे अपने मन के अपने विचार लिख सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चों का थोड़ा सा मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट लीजिए और बच्चों से पूछिए और फिर उससे करिए। तो ये काम बच्चों का होगा, बच्चे जो भी कर रहे हैं उसमें, तो वो उनका रिफ्लेक्शन होगा कि उन्होंने क्या सीखा है, उन्होंने क्या देखा है, उनके आसपास क्या, उनका ऑब्जर्वेशन कैसा है। तो जो चीजें वो जानते हैं उसको पूछ के और फिर लिख के, सेम ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि वो खुद सोचे कुछ करे। जैसे एग्जाम्पल, मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चे, आप मैथ्स में उनको रुपए पैसे सिखा रहे हैं या समय सिखा रहे हैं, या किलोग्राम ग्राम मेजरमेंट सिखा रहे हैं कुछ भी, तो आप इस तरह के क्वेश्चन दीजिए। जैसे मैं यदि रुपए पैसे और मेजरमेंट सिखा रही हूँ, तो मैं उनको एक बिल दूंगी, क्योंकि सारी चीजें उसमें आ जाएगी। कौन सी चीज है, कितने किलोग्राम है, 1 किलो का भाव इतना है, यदि आधा किलो लिया तो कितना पैसा होगा, 2 किलो लिया तो कितना पैसा होगा। ऐसे में कुछ अलग अलग आइटम उनको दे सकती हूँ। और उसके बाद भाव तो बच्चे मल्टीप्लाई करके, यदि पहले तो मेजरमेंट से कि आधा किलो है, 1 किलो का भाव 10 रुपए, तो आधा किलो 5 रुपए होगा, वो भी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। उसके बाद प्लस करना, टोटल करना, रुपीज और पैसे, ये यदि रुपए से पैसे में कुछ कन्वर्ट होता है, फिर उसको जोड़ना कैसे। तो आप क्लास में बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, इसी में बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि आप यदि डेयरी पर जाते हैं तो कौन सी चीज खरीदेंगे, वो लीटर में होगी या किलोग्राम में होगी। आप दूध खरीदते हैं तो वो लीटर में आएगा, आप पनीर खरीदते हैं तो वो ग्राम में आएगा। तो आप मेजरमेंट वहीं पे, एक ही बिल बनाना है, आप उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आपके लेसन में कैसे बढ़े, सिर्फ जो है उसको दे देना नहीं, लेकिन कितना ज्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आप बढ़ा सकते हैं। सिंपल एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको कि आप जो रेगुलर लेसन्स लेते हैं उसमें किस तरह से उनको आप सिखा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जितना बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा उतना लेसन इफेक्टिव होगा, उतना बच्चे उसको याद रख पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद चिंतन रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है सुदृढ़ीकरण, री। जब आपने सिखाया, बच्चों ने प्रैक्टिस किया, उसके बाद जहां बच्चे सही है वहां पे उनको आपको एनकरेज करना है। और जहां पे आपको लगता है कि बच्चों ने कुछ गलती की है, तो वहां पे आपको उसको सुधार के फिर से कंसेप्ट को सही देना है। तो एक कंफर्मेशन होता है, उसके बाद जब बच्चे करते हैं उसके बाद आप उसको या तो पूछ के या उनका लिखा है वो चेक करके उनको बता के, तो आप कंफर्म करिए, री करिए बच्चों ने जो आंसर दिए, चाहे वो गलत है या सही है। गलत भी है तो क्योंकि उसने आंसर दिया है उसके लिए उसको अप्रिशिएट करिए पहले। इसको री बोलते हैं कि कैसे आप उनको फिर से उसी पे ला सके, एक ही चीज को दोबारा करना, और उनका जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है उसको अप्रिशिएट करना। यदि नहीं हुआ है तो भी उन्होंने कोशिश की, उसके लिए अप्रिसिएशन देके उसको फिर से
कंसेप्ट फिर से समझाना, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, कौन सी पर्टिकुलर चीज उसको नहीं समझ में आई। तो री इन्फोर्समेंट क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप क्वेश्चन आंसर देते हैं तो हर एक आंसर पे आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। आप क्या रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बच्चों को लाइवली मिलना चाहिए कि बच्चे ने बोला वो सही है या गलत है। गलत है तो भी पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं नहीं बेटा रुकिए, आप यहाँ गलत है, मैं आपको ये बताती हूँ। तो आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये गलत है ये सही है, ना कि उसका मजाक उड़ाया जाए या उसको इस तरह से कहा जाए कि उसको बुरा लगे। जहां वो गलत है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, दैट इज री, ताकि बच्चे अपना जो भी नॉलेज लिया है उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बच्चों के कार्य हो गए, उसके बाद असेसमेंट। अभी आपने, बच्चों ने भी अपना काम कर लिया, उसके बाद आपको असेस करना है। जो मैंने रीइंफोर्समेंट के लिए बोला कि असेस करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो एक तो आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं बच्चों को कि जो भी आपने पूछा उससे रिलेटेड, या आप एक काम कर सकते हैं, क्लास में 2 टीम बना दीजिए और जो आपने समझा है उसमें से एक टीम को बोलिए कि आप कोई क्वेश्चन पूछिए ताकि दूसरी टीम आंसर दे। तो इस तरह से एक छोटा सा क्विज जैसा रख सकते हैं। या आप, जैसे मैंने बताया कि एक बिल बनाना, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि ये किलो में मिलेगा, दूध कैसे मिलेगा ये। फिर आप एक प्रोजेक्ट मतलब क्लास के अंदर कि चलो आज आपके घर में पार्टी है और मम्मी को पनीर की सब्जी बनानी है, मम्मी को खीर बनाना है और मम्मी को ये बनाना है। तो चलिए आपको क्या क्या चीजें बाजार से लाने को दी जाएगी, तो आप कितना लेके आएंगे और कितना रुपए होगा, तो इसका पूरा एक बिल बनाते हैं। तो आप हैंड ऑन एक्टिविटी, एक कोई भी काम ऐसा स्वयं करने को दीजिए कि चलो आप इतना करके बताइए। इसमें ये होता है, जैसे मेरे एक टीचर थे, उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को वो बिल सिखा रहे थे कि बिल होता है। उन सबको बोला कि घर से अभी आप लोग अपने घर में आपका लाइट बिल कैसा आता है, उसमें कौन कौन सी चीजें लिखी होती है, तो अपने घर का लाइट बिल का एक जेरॉक्स कॉपी स्कूल में लेकर आइए नेक्स्ट डे। तो बच्चों को कुछ करने के लिए आपको ऐसा देना पड़ेगा कि वो खुद एक कुछ करे। ओ या उनको मतलब बोल सक ऐसा, उन्होंने तो लाइट बिल और वाटर बिल, तो वाटर बिल वो अपने घर से लेके आए कि मैं अपने घर से वाटर बिल लेके आती हूँ, क्योंकि वो सबके यहाँ नहीं आता है, लेकिन लाइट बिल सबके पास आता है। तो उन्होंने बच्चों से लाइट बिल मंगवाया, या उनसे कहा कि कोई और तरह का बिल, यदि आपके पास टैक्स बिल आता है या कोई और शॉपिंग का बिल है, कपड़े खरीदे आपने या कुछ ग्रोसरी खरीदा है, तो आप उस बिल को लेकर आइए और फिर उसको क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जब बच्चे खुद लेके आते फिर टीचर बोलते चलो आपका बिल का कितना अमाउंट है, कौन कौन सी चीज लिखी है। तो इस तरह से हैंड ऑन एक्टिविटी, आप जितनी चीजें जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटी दे सकते हैं उसको जरूर करवाइए। उसके बाद राइटिंग असाइनमेंट हम जरूर देते हैं। राइटिंग असाइनमेंट में एक ध्यान रखिए कि कॉपी करने की जगह बच्चा खुद करे। जैसे आपको क्वेश्चन आंसर देना है, आप उसको बता दीजिए कि इसका आंसर लेसन के इस पार्ट में मिलेगा। ठीक है, जैसे लैंग्वेज सिखा रहे हैं आप या साइंस बता रहे हैं, तो क्वेश्चन है, यदि आपने राइटिंग असाइनमेंट दिया है तो बच्चों को खुद ढूंढने दीजिए। यदि आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो भाषा में तो कोशिश यही होती है मेरी कि बच्चे खुद कुछ करके लाए। अ, जैसे इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं राइटर्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि आप अपने आप ढूंढिए। जैसे मैं बताती हूँ मेरा राइटर, तो रस्किन बॉन्ड मेरे फेवरेट राइटर है, मुझे उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी कहानियां बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा ढूंढिए, उस राइटर की क्वालिटीज ढूंढिए, फिर आपको क्या अच्छा लगता है वो आप बताइए। तो बच्चे अपने आप, तो हम बच्चों को ऐसे दे सकते हैं कि चलिए आप 5 राइटर के नाम लिख कहीं से ढूंढ कर लेके आइए, या आप लाइब्रेरी जाइए, कोई बात नहीं शिवी जी, लाइब्रेरी जाइए और ढूंढ कर लाइए कोई अच्छी सी किताब जो आपको पसंद आती है, या फिर आपने कोई पढ़ी है कहानी या कोई किताब पढ़ी है तो वो किसने लिखी है तो वो आप ढूंढ कर लाइए, या आप अपनी तरफ से 4-5 राइटर के नाम दे। अब इनकी इंफॉर्मेशन आप ढूंढ कर लाइए, आजकल तो गूगल है, बच्चे बहुत सारे। तो जब आप कुछ ऐसा काम देते हैं, अभी जैसे मैं एसएसटी पढ़ा रही थी, तो उसका लेसन था भारतवर्ष की मतलब कल्चरल हेरिटेज इंडिया का। तो उसमें वेद और संहिताएं और जातक कथाएं और इन सब के बारे में आया। तो मैंने अलग अलग बच्चों को अलग अलग टास्क दिए। मैंने कहा आप जातक कथा के बारे में, आप वेदों के बारे में, और मतलब इस तरह से तो सबको अलग अलग काम दिए। तो बच्चे दूसरे दिन खुद ढूंढ के लाए। एक बच्ची यहाँ तक किया
कि उसने कहीं से उसका वो जो लिखा हुआ होता है, जो बौद्ध धर्म की किताबें, तो वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए जो हाथ से लिखे हुए होते हैं, तो वो उसका प्रिंट लेकर आई, कंप्यूटर से उसने प्रिंट निकाला बाकायदा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने क्लास में सबको बताया कि देखिए ये एग्जैक्टली मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह से किताबें लिखी हुई थी, और ये बच्ची उसको प्रिंट निकाल कर लेके आई, तो उसको फिर मैंने क्लास के सॉफ्ट बोर्ड पे लगवाया और सारे बच्चे को बताया कि ये इस तरह से पहले से हाथ से लिखे हुए थे किताबें, उसका ये एक एग्जाम्पल है कि ये किस तरह से वो ताड़पत्र और भोजपत्र पे जो हाथ से लिखी हुई थी। तो ये आप मतलब जब बच्चे खुद ऐसा कुछ करते हैं, असाइनमेंट करके लाते हैं, तो वो बहुत बहुत ज्यादा सीखते हैं उससे। उसके बाद ग्रुप प्रेजेंटेशन, आप वैसे ही कोई ग्रुप के लिए कुछ काम दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे ग्रुप में ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। तो और प्लस आपको बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ एक जो है वो क्लास में बहुत स्मार्ट है, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, धीरे से करते हैं। तो आप उन लोगों को ग्रुप ऐसा ही बनाइए कि जहाँ पे कुछ दो हैं जो डोमिनेटिव है, जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, और कुछ दो तीन लोग ऐसे हैं जिनको सीखने की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो जब ये लोग आपस में मिल के काम करते हैं, तब वो बच्चे एक दूसरे से जो सीखते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन बच्चे हैं ऐसे, और क्योंकि एक दूसरे से सीखा हुआ बच्चे ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। सजल जी थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करेंगे। सजल जी लास्ट वाला नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, इसके पहले वाले में एक लास्ट टॉपिक रह गया। नहीं, जो हमारा, नहीं इससे पहले वाली थी। चलिए कोई बात नहीं। जी मैम। नहीं ये नहीं, इससे पहले जो हमारा चल रहा है उसमें सबसे नीचे का नहीं दिखाई दे रहा था, जी मैम। इससे ऊपर। हाँ जी, कक्षा परीक्षा क्लास टेस्ट, यही। तो एक तरीका होता है जो बच्चों ने सीखा है उसको जानने का, क्लास टेस्ट। ये जनरली हम सब लोग करते हैं, क्लास में एक लेसन हो गया, हमने लिखवा लिया, 3-4 दिन हो गए, कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक छोटा सा क्लास टेस्ट अरेंज करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने जो सिखाया है उसको बच्चे कितना सीख पाए, बच्चों ने उसको कितना ग्रहण किया है। ये आप उस क्लास टेस्ट के बाद ही पता लगा पाएंगे। तो आप एक चीज क्लास में कर सकते हैं, वो है क्लास टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब। समापन, जब भी आप कोई पार्ट खत्म करते हैं, तब आपको ये करना है कि जितने पार्ट के अंदर जितनी मेन मेन चीजें आई है, उसको आप एक बार फिर से कवर करें। जब सारी चीजें एक बार फिर से कवर होती है, तो क्या होता है, कई बार बच्चों का शुरू में वो लोग नहीं प्रॉपर ध्यान दे पाते या नहीं वो कर पाते हैं। तो जब आप एंड तक पहुंचने लगते हैं, तो और उसको पूरी पहले वाली बात फिर से बोलते हैं, तो जो बात पहले शुरुआत में नहीं समझ में आई थी, हो सकता है लेसन पूरा समझ जाने के बाद फिर शुरुआत की बात का मतलब समझ में आए। इसलिए जब भी लेसन क्लोजर करते हैं, लेसन पूरा करते हैं आप, तो पाठ का सार एक बार जरूर शुरुआत से आखिरी तक एक बार रिवाइज जरूर करिए, ताकि बच्चे उसको टोटली समझ सके। और एक चीज ये भी होती है कि जब एक बार पूरा रिवाइज होता है क्लास के अंदर, जी मैम। मैम आवाज आ रही है? जी सजल जी आवाज आ रही है। जी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी मैम, 2 मिनट दोबारा। सब लोगों को ज्वाइन कर लें।
प्लीज कोई भी ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए फिर से ज्वाइन करने के लिए सेम लिंक पे। जी मैम। ग्रुप पे एक मैसेज डाल दीजिए कि फिर से सेम लिंक पे सब लोग ज्वाइन हो जाए। जी सब मैसेज उसमें लिखने की मीटिंग ऑफ हो गई है। एक आध मिनट और इंतजार करते हैं, सब लोग आ जाए फिर शुरू करते हैं। तब तक आप लोगों में से किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो हम बात कर सकते हैं। ये मीटिंग ऑन हुई है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी सी। मैम जी स्लाइड 2 ठीक है मैम मिनट खुल रही है। स्लाइड। हाँ जी। आप आगे जाना है, ये स्टार्टिंग की है। जी जी मैम। हाँ जी। और आगे इसके बाद जी, बस यही है, वही तगड़ा कार्य वाला। जी मैम। जी बस। हाँ जी बिल्कुल सही है। एक आध मिनट इंतजार कर लेते हैं, तब तक हम लोग बाकी लोग ज्वाइन हो जाए। आप लोग प्लीज अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। सही प्रतीक्षार्थी समूह देखे अपनी अपनी वीडियो ऑन रखें। आई होप आप सबको इतना समझ आ गया होगा जो किया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इति जी, रश्मि जी, नंदनी जी, दीपिका जी। ठीक है। जी नंदनी जी। जी इति जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तब बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक। उसके बाद आता है होमवर्क। हमको पहले से ही तैयारी करके रखनी। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं हमको पता होना चाहिए कि हमको बच्चों को होमवर्क में क्या देना है। ठीक है। अभी होमवर्क आपका जितना क्रिएटिव होगा, जितना क्रिएटिव होमवर्क आप देंगे बच्चे उतना इंटरेस्ट से करेंगे। सिर्फ कॉपी करना या लिखना यदि होमवर्क में हम देते हैं तो बच्चे शायद इतना अच्छे से सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आप होमवर्क में, हम लोग जैसे मेरे यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं हर क्लास के, हम जब होमवर्क देते हैं मेरे टीचर को कि जब लेसन एक्सप्लेनेशन चल रहा है तो आपका होमवर्क में लिख के देती है टीचर कि आज आपको ये पेज यहाँ से यहाँ तक, ये 2 पेज है, ये 1 पेज है, ये लेसन पूरा, या ये कविता घर से पहले से पढ़कर आनी है। तो पढ़ने का होमवर्क आप जरूर दीजिए।
और जब बच्चे आते हैं दूसरे दिन तो आप उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने पढ़ा है तो उनको समझ आया नहीं आया। ये जरूर करिए, पढ़ने का होमवर्क जितना होगा उतना क्लास में बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि जब पढ़ के आए तो उनको थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में पहले से रहता है। यदि उससे रिलेटेड कोई उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं तो यदि उन्होंने पढ़ा है तो वो अपने क्वेश्चन के साथ आएंगे, तैयारी से आएंगे और वो क्लास में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और उनको जब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो मजा भी आएगा। उसके बाद होमवर्क लिखने के लिए जो हम जनरली देते हैं, लेकिन जब आप लिखने के लिए देते हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब क्रिएटिव होना पड़ेगा। यदि आप बच्चों को खुद आंसर लिखने के लिए देते हैं तो आप उनको बता के रखिए कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा और आपको कैसे लिखना है, इसको शॉर्ट में लिखना है, लॉन्ग में लिखना है। पहले से यदि आप बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चे उसको इंटरेस्ट से लिखेंगे। सिर्फ कॉपी करना बच्चों को मत दीजिए कि ये लिखा है इसी को कॉपी। कॉपी करने का काम हम कब दे सकते हैं, जब हमको जैसे स्पेलिंग सिखाना है बच्चों को। स्पेलिंग जब तक वो 5 बार लिखेंगे तब याद होगा, आपको ऐसा लगता है, तब आप उनको कॉपी करने का काम दीजिए ऐसी चीजों में कि जिसको वो लिखने से यार। प्रोजेक्ट बनाना, जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, साइंस है या एसएस है, तो आप उनको कुछ वर्किंग मॉडल या कोई एक कुछ प्रोजेक्ट या आप उनको चार्ट वगैरह पे कुछ ड्रॉ करके बनाने के लिए दे सकते हैं। तो जब बच्चे ये काम करते हैं तो भी उसको पूरे को पढ़ेंगे। जब उनको कुछ बनाना है तो पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि ये कैसे है, तो पूरा लेसन उसके लिए उनको रीड करना पड़ेगा। या रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना कैसे दे सकते हैं आपका जैसा चैप्टर है उसके हिसाब से। जैसे मैं एसएस के अंदर यदि मैं उनको क्लाइमेट पढ़ा रही हूँ या वेदर पढ़ा रही हूँ तो मैं उनको देती हूँ कि आप घर जाना पिछले 1 हफ्ते के अखबार निकालना और उसमें वहां पे हर जगह मौसम की जानकारी होती है। तो मौसम की जानकारी क्या क्या थी, कैसे था मौसम पिछले हफ्ते में, कब कितना टेम्परेचर रहा, कहाँ बारिश हुई, क्या हुआ, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिख कर लाइए। किस दिन कितना टेम्परेचर था, कब बढ़ा कब कम हुआ, दिन के कौन से टाइम में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, कौन से टाइम में सबसे कम होता है। और यदि आपको पॉसिबल हो तो अलग अलग शहरों के ढूंढिए नेट पे से कि आपके शहर में इतना है लेकिन नॉर्थ इंडिया में कितना होगा, साउथ इंडिया में उस वक्त कितना है, ईस्टर्न में कितना है। तो इस तरह से बच्चे बहुत सारी चीजों की जानकारी इकट्ठी करना तो बच्चे लेके आ सकते हैं। या आप जैसे अपना ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि आपके घर में ऐसे कौन कौन से शब्द है या इस टाइम पे ऐसी कौन कौन सी चीजें। आप उनको वर्ब सिखा रहे हैं तो आप बोलिए कि खाना मम्मी जब बनाती है, मम्मी जो काम करती है, तो मम्मी के लिए आप कौन कौन सी वर्ब यूज करेंगे। मम्मी वॉश, कुक, है ना, तो क्लीन। तो आप इस तरह के कुछ प्रोडक्ट के आपकी मम्मी से रिलेटेड जब आप कोई बता रहे हैं तो कितने वर्ब आएंगे उसमें, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। या आप किचन के अंदर जाइए और कितने नाउन है, मतलब चीजों के नाम, तो वहां पे कितनी चीजें आपको मिलती है, वो खाने की चीजें हैं, वो बर्तन है, वो कुछ टूल्स हैं, मतलब कुछ जैसे गैस हुआ या चिमनी हुई, या तो इस तरह से आप उनको नाउन सिखा रहे हैं। तो बहुत सारे कितने भी आप मतलब क्रिएटिव हो सकते हैं उसके लिए, तो आप इस तरह में उतना ही बच्चे ज्यादा अच्छे से करेंगे। यदि आप सिंपल ही बोल दें कि आप 10 नाम लिख के ले आना तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। लेकिन जब आप बोले कि आपके घर में हॉल में बैठ के आपको कोई 10 चीजें दिखती है उसके नाम लिख के लेके आइए, तब वो बच्चे उसकी लिस्ट प्रॉपरली बनाएंगे। तो या जैसे अभी आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स के अंदर इवन ऑड पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों से बोलिए कि आपके घर में कौन सी चीज है जो 2 पैर में है, तो आप उसको मतलब वो इवन में आएगी, तो आपको आज इवन नंबर की चीजों के, तो घर में शूज पैर में होते हैं। ठीक है, घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सॉक्स है, मोजे हैं, वो पैर में होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो घर में सिर्फ पैर में मिलती है, एक नहीं यूज करते हैं हम। तो बच्चों को बताइए तो वो बच्चे ऑड इवन करना सीखेंगे। या आप उनको कुछ ऐसा मतलब टास्क दीजिए कि उसको करके लाए, तो बच्चे कितना ज्यादा ढूंढना उसको करना। अब उनको मतलब छोटे बच्चे हैं, यदि उनको गिनती सिखाना है तो आप उनको घर में बोलिए कि आपके घर में ग्लास कितने गिनती करके लाइए। बहुत सिंपल काम है, आपको उनको लिखवाना मतलब उनको एक लिस्ट दे दीजिए कि आपके घर में ग्लास, आपके घर में स्पून, आपके घर में गैस कितने हैं, आपके घर में चेयर्स कितनी है, आपके घर में टेबल कितने हैं। तो बच्चे स्पेलिंग लिखेगा, उसके सामने नंबर, तो उसको गिनती करना आएगा। वो घर में जाके आप क्लास में बैठा के चीजें नहीं गिनवा सकते हैं,
आप क्लास में बैठा के हर चीज गिनवाना हर बच्चे से करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चा इसको गिने, उसके पास टॉय कितने हैं, उसके पास टॉय में कार कितनी है, या उसके पास गुड़ियाएं कितनी है। आप जैसा बच्चा है, जैसे उनकी चॉइस है, उस हिसाब से आप उनको होमवर्क दे सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ऐसे क्लास के हिसाब से और कैसे इनोवेटिव उनका होमवर्क आप बना सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सके उसको इनोवेटिव बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। लास्ट आता है लेसन रिफ्लेक्शन। हमने लेसन प्लानिंग बना लिया, सब कुछ कर लिया। क्लास खत्म होने के बाद आपके लेसन प्लान के नीचे एक जगह खाली होगी, वो खत्म होने के बाद आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको लिखना है कि क्या समय ज्यादा लगा। आपने लेसन प्लान बनाते हुए सोचा था कि मैं 3 पीरियड में इतना करेंगे, तो हम 35 या 40 मिनट का पीरियड है, तो उस 40 मिनट में आज इतना पोर्शन हमको कंप्लीट करना है। तो क्या आप कर पाए, या उससे ज्यादा समय लगा, या कम समय में खत्म हुआ। कोई हिस्सा जो बच्चों के लिए मुश्किल रहा। हम सोच के जाते हैं कि इतनी चीज बच्चों को पता होगी, ये बताएंगे तो ऐसे होगा, लेकिन जब एक्चुअली जाते हैं आप, तब आपको पता चलता है कि बच्चों को ये बात तो पता ही नहीं थी, इसलिए ये समझ ही नहीं पाए। तो आपको उसको फिर से समझाने के लिए टाइम लगा, तो कहाँ मुश्किल आई, तो ये आपको पता, नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी रहेगी। क्या बिना किसी तकलीफ के बच्चे समझ गए, मतलब जैसे आपने सोचा था, बच्चों ने क्या वैसे ही समझा, वैसे ही किया, या कहीं पर परेशानी आई। क्या बच्चे पूरा समय पढ़ रहे थे। आपने प्लान किया, आपने बहुत सारी चीजें प्लान की, हमने इंट्रोडक्शन प्लान किया, हमने बहुत सारा मतलब उसकी प्रोसीजर में प्लान किया कि हम ये मेथड यूज करेंगे, हम ये मेथड समझाएंगे, हम ये मेथड से उनको टास्क देंगे क्लास में। तो उसके बाद वो पूरा टाइम, क्या बच्चे सारे टाइम उसमें इन्वॉल्व थे, यदि नहीं थे तो उनका ध्यान कहाँ था, यदि उनका कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो कहाँ हुआ। तो नेक्स्ट टाइम आप जब लेसन प्लानिंग बनाएंगे कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसकी कोशिश करेंगे। हमने जो स्टार्टिंग में उद्देश्य तय किया था उसकी पूर्ति हो गई, वो पूरा हुआ उद्देश्य। यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी उसमें जाना है, हमको डिटेल में सर्च करना है कि यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ प्रॉब्लम आई। तो जब हम अगली बार करेंगे तो उस तकलीफ को हम ध्यान में रखेंगे और वो ना हो ये देखेंगे। और भविष्य में क्या परिवर्तन करना चाहिए। आपने आज ये लेसन पढ़ाया, आपको पढ़ाते हुए समझ में आया कि आप वो कोई चीज एग्जाम्पल दी, तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया, उनको पता ही नहीं है, वो चीज देखी नहीं, तो वो क्या है। अभी जैसे आज मैं बच्चों को, जब मैंने बताया कि मैं समझा रही थी रिसोर्सेज के बारे में, तो मैंने एक बच्चों से क्वेश्चन पूछा, आपने वॉल-ई मूवी देखी है। 60 बच्चों की क्लास में से सिर्फ एक लड़की ने बोला कि मैंने वॉल-ई मूवी देखी है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने देखी है। वॉल-ई करके एक मूवी आई थी, किसी ने देखी है। नंदिनी जी नहीं देखी है, और रश्मि जी नहीं देखी है, ठीक है। अंशश्री अग्रवाल नहीं देखी है, ठीक है। तो अभी आप एक काम करिएगा, डिज्नी मूवी थी शायद ये, शिवी जी ने नहीं देखी है। आप जरूर देखिएगा, ये एक एनिमेटेड मूवी थी। अ, और उसमें 2050 या 2060 के बारे में बात की है कि जब सारी दुनिया में, यदि हम जिस तरह से प्रदूषण और कचरा फैला रहे हैं, यदि सारी दुनिया में इस तरह से हो गया, और आजकल लोग सोच रहे हैं कि वो चांद पे जाके रहेंगे या मंगल पे जाके रहेंगे, तो सच में यदि ऐसा हो गया तो हमारी धरती कैसी होगी। इस एक चीज को, सोच को लेके ये पूरी बनाई है, बहुत अच्छी मूवी है, बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए। इसमें एक रोबोट होता है, वो इस धरती पे अकेला रह गया है, और वो जो सारा धरती के ऊपर कचरा है उसको वो इकट्ठा करके, उस रोबोट को काम ही दिए, इंसान जो है वो धरती छोड़कर किसी और ग्रह पे रहने चले गए हैं, और उन्होंने इस रोबोट को यहाँ रखा है, वो वहां से इस रोबोट को हैंडल करते हैं। और रोबोट जो है वो सारा जो कचरा पूरी सारे तरफ जो देख, ठीक है, मैं लिंक शेयर करती हूँ शिवी जी। तो वो रोबोट वो सारा कचरा इकट्ठा करता है, जब वो कचरा उसको इकट्ठा करते करते उसको एक छोटा सा, एक जगह एक बीज में से कुछ 2 पत्तियां निकली हुई ऐसा छोटा सा पौधा मिल जाता है। तो वो उसको कितना संभालता है, कैसे, क्योंकि वो एक छोटी सी उम्मीद है कि ये धरती फिर से हरी हो सकती है, फिर से वो एक पौधा बचा हुआ है अभी, मतलब एक बीज जो था वो उगा है, उसमें से 2 पत्तियां निकली है। तो वो उम्मीद है कि धरती फिर से हरी होने के चांसेस है, यदि एक भी बीज बचा है तो इस तरह से ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है।
और मैं बच्चों को भी आज मैंने बताया कि आप सब लोग कोशिश करना यूट्यूब पे ढूंढना, मैं बच्चों को बोल के कि आप जरूर देखना है वॉली, तो आपको समझ में आएगा कि यदि हमने प्रदूषण नहीं रोका, हमने अपने संसाधनों का उपयोग सही तरह से नहीं किया, तो क्या हो सकता है। ठीक है, मैं आपको जरूर लिंक शेयर करती हूँ, मैं ढूंढती हूँ यूट्यूब पे होगी तो। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई लेसन प्लान करते हैं, ये सारी प्रक्रिया, और उसके बाद ये जो लेसन रिफ्लेक्शन है वो जरूर करना चाहिए। इवन हम लोग भी करते हैं, आप लोगों से एक वो भरवाते हैं, गूगल फॉर्म भेजा जाता है और आपसे फीडबैक लेते हैं। तो फीडबैक से हमको नेक्स्ट टाइम पता चलता है कि हमको क्या चेंजेस करना है। ठीक है, तो आपको भी लेसन कंप्लीट होने के बाद एक लेसन रिफ्लेक्शन जरूर करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से लेसन प्लानिंग 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ। अभी मैं प्लीज आप सबसे चाहूंगी वीडियो ऑडियो ऑन करिए और प्लीज अपना रिस्पॉन्स, आपको कैसा लगा, आपको कहीं यदि कोई तकलीफ आई है या आप एक्चुअल जब क्लास में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप प्लीज मुझसे शेयर करते हैं, या कोई बहुत अच्छी बात है जो आप बाकी सबको बताना चाहें। प्लीज सजल जी एक एक करके इनवाइट करिए। जी मैम, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, मैं ब्लूटूथ लगा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं करती हूँ। कोई बात नहीं नन्ही जी, आप ऑडियो ऑन करके बताइए। ओहो, अब जल्दी से ठीक हो जाइए नन्ही जी। चलिए हम रश्मि जी से शुरू करते हैं। रश्मि जी। जी मैम, जैसे कि आपने लेसन प्लान के बारे में बताया, तो उस तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब मैनेज करके उस लेसन प्लान के लिए चलती हूँ। और सबसे बड़ा मोटिव मैं ये करती हूँ कि जो क्लास में पढ़ाया है वो मैं बच्चों को मतलब होमवर्क में देती हूँ। होमवर्क के बाद अगर उनको समझ नहीं आता तो मैं उनसे बोलती हूँ कि प्रेयर के आधा घंटे पहले बच्चे आ जाते हैं, उसके जस्ट बाद प्रेयर करते हैं आधा घंटे के बाद। तो ये रहता है कि जो टीचर्स ने सिखाया है और बच्चों को समझ नहीं आया तो वो बता सकें। जी तो हमारा मैथ्स का रहता है, तो बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम जाती हो और होमवर्क करने में इशू रहता है, वो घर से करके नहीं आते, और गांव का रहता है कि पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं रहते कि वो बता सके, जी तो सर ने एक चीज रखा है कि स्कूल में आए और बच्चों को फिर बताएं कि क्या नहीं किया, एसडब्ल्यू क्यों नहीं किया, वो क्या हाँ प्रॉब्लम गई, तो मैं पूछती हूँ। और उसके साथ जो करने में उनसे कॉपी में ना करा के बोर्ड में कराती हूँ, जिससे कि बाकी बच्चों को भी समझ आता है और वो भी अट्रैक्ट होता है कि अगर बच्चों के सामने मेरी फज्जी हुई तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब वो हाँ एक कंसंट्रेट करके करता है, तो बोर्ड पे कराने से उन लोगों को लगता है और वो करते भी हैं। और मैम जी टीएलएम का यूज करके कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से हो पा रहा है, जिससे कि बच्चे समझ भी रहे हैं और उनको मस्ती भी लगती है और वो कनेक्ट भी होते हैं। तो सबसे जी सही टीएलएम है, जो कि अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ अब जब बीएड करूंगी तो थोड़ा सा देखने को और मिलेगा। आपसे जानने को तो मिला ही है, तो जान बीएड करने में भी इशू नहीं रहेगा कोई भी हमें। जी। रश्मि जी, टीएलएम में चार्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, आप प्लीज क्लास में, हमने पिछले टीएलएम में सेशन जी। में टीएलएम बहुत सारे सीखे हैं, तो कोशिश करिए हम्म। कि और चार्ट के अलावा दूसरे टीएलएम यूज करें। जी मैम बिल्कुल। जी धन्यवाद। शिवी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते शिवी जी। मैम, आपके द्वारा जो आपने बताया थी कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना, मतलब कोशिश तो करते हैं, जो हमारे हिसाब का लेवल है वहाँ का स्कूल का, उसी के हिसाब से मतलब बच्चे किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, जो भी उन्हें दिक्कत होती है तो बताते हैं कि मैम ये दिक्कत आ रही है। हम हम भी बताते हैं, और फिर जो हमें समझ में नहीं आता फिर वो हम आपसे भी पूछते हैं। जी तो बस मैम यही है कि जो हमसे ना बने वो आप हमें बताते जाओ, फिर हम बच्चों को सिखाते जाएंगे। बिल्कुल। शिवी जी, अभी लेसन प्लान आपने शुरू किया? हाँ मैम। मैम ज्यादा तो नहीं, मतलब हाँ अभी उस दिन प्रदूषण के बारे में बताया था हमने, नहीं मतलब जो नहीं, कुछ आप जब छोटे छोटे। हाँ मैम। अ, जो आप लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेसन प्लान कैसे करना है, क्या क्या तैयारी करनी है, तो अब आप अगली बार जब भी लेसन क्लास में जाएंगे तो उसके पहले लेसन प्लान बनाएंगे।
यस मैम बनाएंगे, बट जो सामान हमारे पास अवेलेबल है तो हम उससे तो हेल्प करेंगे ही बच्चों की, और अपने खुद के साथ भी बनाएंगे लेसन प्लान। और जो नहीं है तो हम उसके हिसाब से बनाएंगे, रिटर्न में बनाएंगे फिर तो। जी देखिए, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारे पॉइंट्स है, जैसे हमने बताया कि पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए, है ना, हमको इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। जब आप, जैसे मैं आप लोगों का क्लास लेती हूँ, तो आज जैसे मैं सुबह से सोच रही थी, मैं हर बार इंट्रोडक्शन के नए नए तरीके हर क्लास में अलग अलग लाती, तो मैं आज सोच रही थी कि मैं आज आपको क्या करूंगी। मैं किचन में खड़ी थी, अचानक मुझे शहद दिखा, तो मुझे याद आया कि ये प्रोजेक्ट, मतलब ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, तो मैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मैंने तुरंत किचन में से बहुत सारी चीजें ढूंढी यहाँ के, तो मैंने ये चीजें तैयार की। तो जैसे मैं आपको बताने के लिए, तो आप भी जो लेसन है बच्चों को बताने के लिए, तो इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे, आप वो थोड़ा सा 2 दिन पहले, जब यदि कल लेना है या परसों क्लास लेना है, तो थोड़ा सा पहले से तैयारी करिए कि इस तरह से जी मैम। इंट्रोडक्शन दिया, इस तरह से होमवर्क दिया, तो ये एक मैम प्लानिंग करके रखिए। चाहे हम प्राइमरी क्लासेस पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से बताना पड़ता है, तो थोड़ी बच्चों को दिक्कत जाने लगती है, मतलब वो आप भूल कौन सा जाते विषय हैं। पढ़ाती हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं प्राइमरी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा ठीक है, आप नाउन पढ़ाते हैं? यस मैम। हाँ, तो अभी नाउन के लिए आप एक काम करिएगा, क्लास के अंदर बच्चों को बोलिएगा कि अपने बैग में से एक एक कोई चीज निकालिए, सबकी चीज अलग हाँ अलग होनी चाहिए, कोई नोटबुक ये वाला निकालेगा, तो कोई हमने पेंसिल, बताया कोई था। इरेजर, अब उसके सबके नाम, तो आप मतलब हाँ। प्रैक्टिकली भी उन्हीं बच्चों से बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी मैम, क्या है हमने इसी साल ज्वाइन किया है, जस्ट अभी मैं 12th हुई है, इंटर था तो हमने ज्वाइन किया, उसके बाद आपका ये भी अच्छा लगा, जन शिक्षा समृद्धि, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अच्छी बात है शिवी जी, बहुत अच्छी बात है, सीखते रहेंगे आप। तो आप जो तरीके हैं प्लीज उनको क्लास में जरूर आजमाइएगा, और जब आप क्लास में करते हैं तो आप उसके फोटोग्राफ लेके, और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन, वीडियो बनाना नहीं पॉसिबल है कोई बात नहीं, फोटो लेके उसकी इन्फॉर्मेशन दे लेके आपने ये लेसन प्लान जो किया वो किस तरह से क्लास में उसको जी मैम, अपनी इम्प्लीमेंट तरफ किया। से पूरी कोशिश ठीक है करेंगे। जी, धन्यवाद शिवी जी। थैंक यू। दीपिका जी, दीपिका सोनी जी, आप सुन सकते हैं हमको? दीपिका जी, आप अपनी वीडियो हाँ जी। और ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। जी दीपिका जी। जी मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र दीपिका जी। जी बताइए। जी मैम, जैसे हमें आपसे ये पूछना है कि जैसे बच्चों को हमने आज क्लास में जो भी सिखाया, तो जैसे वो बच्चे आज तो सीख लेते हैं और जैसे कल उनको वही रिवीजन करवा तो भूल जाते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए आप। आ, भूल जाते हैं ऐसा? तो आप जब सिखा रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन के तरीके आपको समझाए, कि जी कोई मैम। चीज आप लेकर जाइए कुछ ऐसा, या उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ बताइए, तो वो नहीं भूलेंगे। क्या भूल जाते हैं? जैसे आपने लिखवाया वो, या स्पेलिंग, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम इसमें प्राइमरी में पढ़ाते हैं तीनों सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश और मैथ। ठीक है, तो तो जैसे जब मैथ में, मैथ्स तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ तो मैथ में अधिकतर भूलते हैं बच्चे, कोई कोई बच्चे भूलते मैथ हैं? में भूलेंगे। जी। जैसे जैसे अपन थोड़ा सा काउंटिंग, एग्जाम्पल। छोटे बच्चे हैं तो उनको काउंटिंग में क्या है कि मतलब उनका ये रट लेते हैं वो, तो मतलब उनसे बोलो अच्छा कि यहाँ से यहाँ तक हमें खुद लिख के दिखाओ, तो वो लिखते तो दिखा देंगे, लेकिन हम बीच में पूछेंगे कि अब यहाँ से यहाँ तक लिख के दिखाओ, तो वो भूल जाएंगे। अच्छा, तो आप इसके लिए जैसे एक एग्जांपल है कार्ड्स, जो मतलब नंबर के कार्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अलग अलग नंबर, तो ऐसे ऊपर रख दीजिए और उनको प्रैक्टिकली करिए। 2 नंबर आपने, जैसे इकाई की जगह पे आपने 5 रखा, दहाई की जगह पे 2 रखा, और फिर उनको बोलिए कि अभी इनको पढ़ के बताइए कि ये नंबर क्या लिखा। ठीक है, जी मैम। अभी उसके बाद उसको एक आध कोई नंबर को चेंज करके 2 की जगह आप 3 करिए, तो वो 25 था, अब 35 हुआ। तो ये जब प्रैक्टिकली आप क्लास में इस तरह से करेंगे, तो शायद वो इंजॉय भी करेंगे और उसको कनेक्ट भी कर पाएंगे, तो उसके बाद नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब उनको, यदि वो सही आंसर देते हैं तो करने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। आप नहीं दे पाए तो उसको बोलिए कि पहले आप बैठिए और पूरा एक बार जो लिखा अपनी नोटबुक में पढ़िए, तब तक दूसरे बच्चे को, तो वो बच्चा फिर आने के लिए तो वो उस चीज को जरूर करेगा।
तो वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब उनको करने को मिल रहा है। तो थोड़ा जी सा मैम। प्रैक्टिकली इस तरह से अपने टॉपिक के हिसाब से कुछ ऐसे गेम करिए कि ताकि वो उसको अच्छे से याद रखे। ठीक जी है। मैम। प्लीज लेसन प्लान जैसे हमने सिखाया उसको बनाइएगा, एक्टिविटी पहले प्लान करके, और जब भी आप करते हैं तो प्लीज ग्रुप पे उसको साझा करिएगा। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। रानू साहू जी। रानू साहू जी, प्लीज अनम्यूट करिए। रानू साहू जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। रानू जी, आप सुन सकते हैं? आवाज हमारी आ रही है आपको? क्या बात हो गई? ठीक है, चलिए। नंदिनी जी, आप वीडियो ऑन मत करिए, एटलीस्ट आप बात कर सकती हैं। ठीक है रानू जी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं रानू जी। आप प्लीज अपना ग्रुप के अंदर जब आप फ्री हो जाए तब लिख के जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। नन्नी जी। नंदिनी सोनी, एवीएस स्कूल खड़गापुर, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। आप सिर्फ ऑडियो अनम्यूट करके भी बोल सकती हैं। सज्जल जी वो लेफ्ट हो गई है। चलिए, बाकी सबकी तो प्रतिक्रिया आ गई है, मुझे लगता है यहाँ से यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। और जो भी अभी क्वेश्चन, अभी कोई भी क्वेश्चन रखना चाहे मैम के साथ कभी रख सकता है। दीपिका जी, रश्मि जी, रानू जी, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम है अभी भी। जी मैम, एक चीज और है कि बच्चों के लिए जो मतलब कॉन्सेप्ट रहता है उनका मैथ्स का, जैसे कुछ भी हो, मतलब हम्म। जैसे कि अपन मल्टीप्लाई को लेके चलते हैं, जैसे मल्टीप्लाई को 2 डिजिट में रखते हैं, मतलब टू ठीक डिजिट है। वाले मल्टीप्लाई को सिखाते हैं बच्चों को, तो उनका एक इशू रहता है कि वो ऊपर वाले रो को तो मतलब प्रॉपर कर लेते हैं, लेकिन जब नीचे वाले रो पे आते हैं तो वो एक डिजिट आगे नहीं चला जाता। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या, अब मतलब ये अक्षर कहाँ जाएगा, इसका कहाँ भागेगा। तो मतलब अब मेरी क्लास में जो बच्चे हैं ना, उसमें से हम्म। 20% बच्चे ऐसे जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, करके सही आते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं ना, वो एक साथ रख हाँ। देते हैं और एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि ऊपर 2 होगा लेकिन नीचे 33 होगा, तो वो 33 + 2 करके 35 का कॉन्सेप्ट नहीं बनाते। वो क्या करते हैं कि 3 मतलब एक साथ रख देते, 3 और 3 को जोड़ देते तो 6 कर देते, ऊपर का डिजिट भी जोड़ देते, तो ऐसा करके वो 8 बना देते। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जाती है इस चीज में, तो कि रश्मि जी, आप जब सिखाते हैं ना तो एक तो कलर चौक का उपयोग करिए, और जी कलर चौक से पहले एक कलर के चौक से ना, जैसे बच्चों के उसमें बुक में लाइंस होती है ना अलग अलग, वैसी जी लाइंस अपने बोर्ड पे ब्लू से बना लीजिए। उसके जी बाद जी जो क्वेश्चन लिखा है ना उसको एक कलर से लिखिए, और जब आप सॉल्व करते हैं तो उसको दूसरे कलर के चौक से करिए। तो जी बच्चे मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी चीज को हमको कहाँ लिखना है, क्योंकि वो सारा कुछ उनको मिक्स हो रहा है। तो उसको कलर से अलग हम कर सकते हैं, तो उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। 2 या 3 कलर के चौक उपयोग करिए और उनको बताइए कि ये क्वेश्चन है, हमको इसको हमको सिर्फ इससे इसको गुणा करना है, तो उसका जवाब आया उसको वहां लिखना है। तो जो भी जैसे आप हासिल लेते हैं जो करते हैं, तो जहां अलग कलर से, जैसे ऊपर हासिल लिया तो उसको गोल करिए, उसको बताइए कि वो गोला है तो उसको ऐड करना है, जैसे 33 + 2 आपने बोला। तो इस तरह जी से जी आप उनको अलग कलर यूज करके और बोर्ड के ऊपर बड़ा सा करके अलग अलग चीज करके बताइए। जी मैम। और ठीक है। मैम एक चीज और और, जैसे कि जी मैम, हम्म, जी जी मैम, बोलिए। जैसे कि फैक्टर रहता है ना जो मैम, तो उसमें हाँ। मतलब कि जो फैक्टर का रहता है, तो बच्चों को मतलब प्राइम नंबर सिखाते हैं, लेकिन ना उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि हाँ ये प्राइम नंबर है, लेकिन जब वो फैक्टर करने को आते हैं ना, तो वो प्राइम नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर
है कि नहीं है, कि ये कौन सा नंबर है, इसको करना कैसा है। तो मैम इसका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कर सकते, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं कि वो एक सुनिए, तरीके से समझ जाए कि हाँ वो जी मैं कर पाए। बताती हूँ, मैं जी मैम। बताती हूँ। प्राइम नंबर का फैक्ट कंसेप्ट आपको देना है ना, तो आप जी कुछ कुछ भी चीजें जो बहुत सारे नंबर में, जैसे कुछ चौक इकट्ठे कर लिए, या कुछ पेंसिल या पेन या कुछ डंडियां या ऐसी कुछ चीजें ले लीजिए। और फिर जी उसके मैम। बाद जैसे 3, तो 3 का एक उसको रबर बना रही है, 5 का एक लगाइए, 4 का लगाइए। और उसके बाद बोलिए इस 5 को हम एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे क्या? नहीं। 3 को हम एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे? नहीं। लेकिन 4 है तो हम उसको 2 2 कर सकते हैं, फिर 2 है तो उसको हम 1 1। तो जो इसको जी हम डिवाइड और आगे कर सकते हैं, तो वो हमारा मतलब डिविजिबल नंबर है। लेकिन जिसको हम, जैसे 3 है, उसको हम 2 पार्ट में आगे नहीं कर सकते, तो वो हमारा प्राइम नंबर हुआ। तो ऐसे आप कुछ चीजें करके बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए प्रैक्टिकल चीजों से, कि आप इसको कितना, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए जिसको हम, तो आप उनको बताइए 1 है ये प्राइम नंबर है, 3 है प्राइम नंबर है, 5 प्राइम हो जाएगा, आप उनको करके बताइए। इसके बाद 11 है वो प्राइम है, 7 है वो प्राइम है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 9 है तो आप उसको 3 पार्ट में 3 3 3 कर सकते हैं। तो जी एग्जैक्टली मैम। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो बच्चे उस प्राइम नंबर को याद रखें। उसके बाद प्राइम नंबर्स जो होते हैं, आप मतलब एक एक्टिविटी टाइप क्लास में कर सकते हैं, कि जी बोर्ड के ऊपर प्राइम नंबर्स को लिख डालिए। जैसे आज जी 1 से 10 के बीच में आने वाले प्राइम नंबर तो गिनती के होंगे। फिर 11 से नेक्स्ट डे 11 से 20 के प्राइम नंबर। तो हर रोज ऐसे 21 से 30 एक एक दिन चलिए, तो बच्चे को 2 3 नंबर से ज्यादा याद नहीं करना है। लेकिन जब ये रेगुलर, तो आज 1 से 10 के प्राइम नंबर सीखे, कल 11 से 20 के सीखे, तो दूसरे दिन 11 से 20 के किए, तब 1 से 10 वाले फिर से रिवाइज करिए। जी और मैम। उनको धीरे से, आप सारे एक साथ पूछेंगे तो याद नहीं होंगे, लेकिन ग्रेजुअली एक हफ्ते के अंदर वो 50 तक के अंदर आने वाले सारे प्राइम नंबर लर्न कर लेंगे। और उसके जी बाद उसको मतलब एक चार्ट पे लिखकर क्लास में लगा दीजिए। तो जब सामने रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, तो उनको पता होगा कि ये प्राइम नंबर है, तो हम जब उसको फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हमको प्राइम नंबर तक आके रुक जाना है, मतलब ये प्राइम नंबर आ गया तो इसके आगे नहीं जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस तरह से क्रिएटिव होके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी मैम। थैंक यू ठीक है, मैम। वेलकम। जो भी कोई क्वेश्चन अभी पूछना चाहे मैम से पूछ सकता है। सजल जी, रानू जी तो फैमिली के साथ है, वो नहीं बोलेंगे। जी मैम, मुझे लगता है यहीं पर वेबिनार का समापन करना पड़ेगा क्योंकि समय की गति को देखते हुए। जी जी, मेरी जी। मेरी भावना। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रार्थना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जो मोह माया माने मद कर मदन मरे धन वीर है। जो बुपल विद्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है। वे बंदिनीय देश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस वेबिनार के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कैसा रहा। जी जय जय जिनेन्द्र। हिंद मैम। जय हिंद। सभी के लिए जय जय शिवरात्रि। जी रानू जी।